मैं रणवीर सिंह यादव, भौतिक विज्ञान प्रवक्ता, डीएवी इंटर कॉलेज उरई। आज कक्षा 12 के छात्रों के भौतिक विज्ञान की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत करते हैं। प्यारे बच्चों, आज भौतिक विज्ञान का पढ़ाई जाने वाला शीर्षक है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसके पहले आप दो प्रकार के प्रेरण पढ़ चुके हैं। विद्युत में आपने पढ़ा विद्युत प्रेरण तथा चुंबक में पढ़ा चुंबकीय प्रेरण। विद्युत प्रेरण का अर्थ होता है कि यदि किसी आवेशित चालक को किसी उदासीन चालक या पदार्थ के समीप लाया जाए तो उस उदासीन चालक के समीप वाले शरीर पर विपरीत प्रकार का आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को विद्युत प्रेरण कहते हैं। ऐसा आप विद्युत में पढ़ चुके हैं। दूसरा आपने पढ़ा चुंबक में चुंबकीय प्रेरण कि यदि किसी चुंबक के किसी पोल या ध्रुव के पास किसी चुंबकीय पदार्थ या लोहे की छड़ को लाया जाता है तो उस लोहे की छड़ के समीप वाले शरीर पर विपरीत प्रकार का पोल या ध्रुव उत्पन्न हो जाता है, जिससे कि वो लोहे की छड़ चुंबक की ओर आकर्षित होने लगती है। इस घटना को चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। आज ये तीसरे प्रकार का प्रेरण है जो आपका आज के पढ़ाए जाने वाला शीर्षक भी है और इसे कहेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण। लेकिन इस विद्युत चुंबकीय प्रेरण को पढ़ने के पहले आपको पढ़ना होगा चुंबकीय फ्लक्स। बात आती है चुंबकीय फ्लक्स से। चुंबकीय क्षेत्र का एक गुण है। मान लिया कि हमारे पास एक क्षेत्रफल का कोई एक तल है और ये तल ऐसे स्थान पर रखा है जहां पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र B है। ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र B हो गया। यदि इस तल के लंबवत खींची गई रेखा, ये तल की लंबवत रेखा हो गई, और आपको सबको पता है कि किसी तल के लंबवत खींची गई रेखा के अनुदिश क्षेत्रफल वेक्टर होता है, तो यहां पर क्षेत्रफल वेक्टर A हो गया। क्षेत्रफल वेक्टर A वह चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण थीटा हो, तो इस तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान फाई इक्वल टू चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B व क्षेत्रफल वेक्टर A के अदिश गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात फाई इक्वल टू वेक्टर B डॉट वेक्टर A। अगर हम मान के चलें कि चुंबकीय क्षेत्र व क्षेत्रफल वेक्टर के बीच का कोण थीटा है, तो इस तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान फाई इक्वल टू BA cos थीटा के बराबर होगा। इस फॉर्मूले का उपयोग करके हम किसी तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान को ज्ञात कर सकते हैं। यदि हम मान के चलें कि चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत है, तो उस स्थिति में कंफर्म है थीटा की वैल्यू 0 होगी, यानी चुंबकीय क्षेत्र क्षेत्रफल वेक्टर के अनुदिश होगा। और अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो इस फार्मूला के अनुसार तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान फाई इक्वल टू B इंटू A के तुल्य होगा। यदि हम ये मान के चलें कि चुंबकीय क्षेत्र तल के अनुदिश है, तो उस स्थिति में थीटा की वैल्यू का मान 90 होगा, और अगर थीटा की वैल्यू का मान 90 होगा तो इस फार्मूले से तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स की वैल्यू का मान 0 होगा, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होती है। इस फार्मूले से क्लियर है कि किसी तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान तीन बातों पर डिपेंड करता है। नंबर 1 चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण पर, नंबर 2 तल से बद्ध क्षेत्रफल पर या चुंबकीय क्षेत्र से बद्ध तल के क्षेत्रफल पर, और तीसरा चुंबकीय क्षेत्र व क्षेत्रफल वेक्टर के बीच के कोण पर। इस फार्मूले से अगर हम चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक निकालें तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक, याद रखें चुंबकीय फ्लक्स का फाई का एसआई मात्रक या एम के एस मात्रक सदैव बेबर होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक बेबर हो गया।
और याद रखें चुंबकीय फ्लक्स का CGS मात्रक सदैव मैक्सवेल होता है, तो इसका CGS मात्रक मैक्सवेल हो गया। और याद रखें 1 वेबर का मान सदैव 10 की घात 8 मैक्सवेल के बराबर होता है। तो ये याद रखना है आपको कि 1 वेबर इक्वल टू 10 की घात 8 मैक्सवेल। यहां पर याद रखें चुंबकीय फ्लक्स एक अदिश राशि है। यदि क्षेत्रफल वेक्टर व चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के अनुदिश हैं, तो उस स्थिति में तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान धनात्मक होगा। और यदि कहीं पर क्षेत्रफल वेक्टर व चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, तो चुंबकीय फ्लक्स का मान ऋणात्मक होगा। यदि हम यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स का विमीय सूत्र निकालें, तो इस फॉर्मूले के अनुसार phi इक्वल टू B इंटू A, B है यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र या इसे हम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व भी कहते हैं। और आपको सबको पता है, पहले आप पढ़ चुके हैं कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। इसी को हम टेस्ला भी कहते हैं। एरिया का एम्पियर मात्रक मीटर स्क्वायर हो गया, तो इसका मात्रक हो गया न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर। अगर इसका हम विधि सूत्र निकालेंगे तो न्यूटन बल का विधि सूत्र हो गया mL/t-2, मीटर के लिए हो गया L और एम्पियर के लिए हो गया A। तो इसका विधि सूत्र हो गया, याद रखें, mL/2 A-1। ये हो गया चुंबकीय फ्लक्स का विधि सूत्र। और आपको याद रखना है चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र व क्षेत्रफल वेक्टर के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। इसको हम इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत एकांक क्षेत्रफल या 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या की माप को उस तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई कहते हैं। बच्चों, अभी आपने इसके पहले पढ़ा विद्युत चुंबकीय प्रेरण शीर्षक चैप्टर शीर्षक में चुंबकीय फ्लक्स। अब है आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण। आपने हमारे एक वैज्ञानिक हुए, उनका नाम था फैराडे। इनके मन में विचार आया कि यदि हम विद्युत धारा से चुंबक उत्पन्न कर सकते हैं, तो चुंबक से भी विद्युत धारा उत्पन्न होनी चाहिए। आप लोगों ने पढ़ा, एक हमारे वैज्ञानिक थे ऑस्ट्रेल, इन्होंने अपने प्रयोग के द्वारा ये प्रमाणित किया कि यदि हम किसी चालक या किसी कुंडली या किसी प्रणालिका में विद्युत धारा प्रवाहित करें, तो वह एक चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है, अर्थात विद्युत धारा से चुंबक उत्पन्न की जा सकती है। तो फैराडे ने सोचा कि अगर विद्युत धारा से चुंबक उत्पन्न हो सकती है, तो चुंबक से भी विद्युत धारा उत्पन्न होनी चाहिए। इसके लिए इन्होंने एक कुंडली को बंद परपथ के रूप में लिया। ये हमारी कुंडली है, इस कुंडली को बंद परपथ में एक धारामापी के द्वारा जोड़ दिया और इसके समीप किसी चुंबक को रखा। जब कुंडली व चुंबक के बीच में कोई रिलेटिव मोशन सापेक्ष गति नहीं थी, तो इस धारामापी में कोई विक्षेप प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही कुंडली व चुंबक के बीच सापेक्ष गति हुई, सापेक्ष गति का अर्थ है कि यदि चुंबक के नॉर्थ पोल को या तो हम कुंडली के समीप ले जाएं या दूर ले जाएं, या कुंडली को चुंबक के पोल के पास ले जाएं, दूर ले जाएं, या दोनों की गति के कारण दोनों के बीच की दूरी घटे या बढ़े, तो इस स्थिति में जैसे ही इन दोनों के बीच में सापेक्ष गति हुई, तो गैल्वेनोमीटर या धारामापी में विक्षेप उत्पन्न हो गया। इसका कारण यह हुआ कि जैसे ही चुंबक व कुंडली के बीच सापेक्ष गति होती है, तो इस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। क्योंकि जब यहाँ पर ये चुंबक है, तो कर्सर मैट्रिक्स के कारण यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं होंगी और ये चुंबकीय बल रेखाएं इस कुंडली से भी गुजरेंगी। अगर हम इस चुंबक को इस कुंडली के समीप लाएंगे, तो इस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ेगा, और यदि हम चुंबक को
कुंडली से दूर ले जाएंगे तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान घटेगा। अर्थात इस फ्लक्स परिवर्तन के कारण कुंडली के सिरों के बीच एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और अगर यह कुंडली बंद परपथ के रूप में है तो इस कुंडली में धारा बहने लगती है। ऐसी धारा को प्रेरित धारा कहते हैं। चुंबकीय प्रेरण की इस घटना का नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। कुल मिलाकर इस सारी बात का आशय ये हुआ कि यदि किसी बंद परपथ या कुंडली व चुंबक के बीच सापेक्ष गति होती है तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उसके सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। कुंडली के बंद परपथ में होने पर उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए अभी आपको बताया कि ये कार्य फैराडे ने किया, तो फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के दो नियम दिए। प्रथम नियम में यह हुआ फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रथम नियम। फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रथम नियम में यह कहा कि किसी कुंडली व चुंबक के बीच सापेक्ष गति के कारण कुंडली के सिरों के बीच उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। अर्थात E इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। अगर हम मान के चले कि इस कुंडली में फेरों की संख्या n है तो इस फार्मूले के अनुसार E इक्वल टू माइनस n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, या इसी फार्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस डेल्टा n फाई अपॉन डेल्टा टी। यहां पर n फाई को फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या या फ्लक्स लिंकेजेस कहते हैं और इस फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या को हम वेबर टर्न के रूप में मापते हैं, यानी इसका मात्रक वेबर टर्न होगा। तो ये हो गया फैराडे के चुंबकीय प्रेरण का प्रथम नियम, E इक्वल टू माइनस n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। अगर हम यहाँ पर ये मान के चलें कि डेल्टा टी का मान बहुत अल्प है तो डेल्टा टी टेंड टू 0, तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं E इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन टी। तो ये विद्युत वाहक बल का दूसरा फार्मूला हो गया E इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। इस फार्मूले का उपयोग करके इस कुंडली के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल के मान को ज्ञात कर सकते हैं। ये हो गया फैराडे के चुंबकीय प्रेरण का पहला नियम। फैराडे ने दूसरे नियम में यह कहा, यह हुआ फैराडे के चुंबकीय प्रेरण का दूसरा नियम। और इस नियम के अनुसार, इसी नियम को हम लैंग का नियम भी कहते हैं, तो ये आपका दूसरा नियम भी लैंग का नियम भी है, इसी का नाम है लैंग का नियम। और इस नियम के अनुसार किसी कुंडली में प्रेरित धारा सदैव इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण उत्पन्न की गई है। इसे कहते हैं फैराडे के चुंबकीय प्रेरण का दूसरा नियम और इसी को हम लैंग का नियम भी कहते हैं। बात अब यहाँ पे ये आती है कि अगर हम कुंडली के नॉर्थ पोल को, चुंबक के नॉर्थ पोल को कुंडली के समीप लाएंगे तो इस कुंडली के समीप वाला सिरा ऐसा पोल बनेगा जिससे कि इन दोनों की रिलेटिव मोशन यानी सापेक्ष गति का विरोध हो। और ये तभी संभव है जब इस कुंडली के समीप वाला सिरा ये नॉर्थ पोल बने और दूर वाला सिरा साउथ पोल बने। अगर ये सिरा नॉर्थ पोल बनेगा तो दोनों की रिलेटिव मोशन यानी सापेक्ष गति का विरोध होगा, और अगर ये नॉर्थ पोल बनेगा तो कंफर्म है कि यहाँ पर धारा एंटी क्लॉकवाइज होगी और एंटी क्लॉकवाइज होने पर धारा मापी में दाईं ओर विक्षेप प्राप्त हो जाएगा। अगर हम इसी चुंबक के नॉर्थ पोल को कुंडली से दूर ले जाते हैं तो इसके समीप वाला सिरा साउथ पोल बनेगा जिससे कि नॉर्थ साउथ के बीच में आकर्षण के कारण विरोध होगा, और
यहाँ पर धारा क्लॉकवाइज होगी और क्लॉकवाइज होने पर यहाँ गैल्वेनोमीटर में विक्षेप बाईं ओर प्राप्त हो जाएगा। तो कुल मिलाकर इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हम किसी कुंडली व चुंबक के बीच सापेक्ष गति करते हैं तो कुंडली के समीप वाला सिरा ऐसा कोण बनता है या कुंडली में ऐसी दिशा में धारा प्रवाहित होती है कि इसका समीप वाला सिरा ऐसा कोण बने जिससे कि दोनों की सापेक्ष गति का विरोध हो। इसे ही फैराडे के चुंबकीय प्रेरण का दूसरा नियम या इसी को हम लेंज का नियम भी कहते हैं। तो ये हो गए फैराडे के चुंबकीय प्रेरण के दो नियम। अब बात यहाँ पर आती है कि पहले नियम में किसी कुंडली व चुंबक की सापेक्ष गति के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल का फार्मूला है E = -डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। तो पहले नियम के अनुसार ये हो गया कि विद्युत वाहक बल का मान E = -डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। अगर हम मान के चलें कि जो कुंडली हमारी बंद परपथ के रूप में है, अगर इस कुंडली के प्रतिरोध का मान R है तो कंफर्म है कि इसमें उत्पन्न होने वाली प्रेरित धारा का मान I = E/R के तुल्य होगा। तो अगर हम इसका मान निकालें तो इसका मान हो जाएगा -डेल्टा फाई अपॉन R × डेल्टा टी। और अगर इस कुंडली में फेरों की संख्या n है तो इसी का E का मान हो जाएगा -n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी और प्रेरित धारा का मान हो जाएगा -n डेल्टा फाई अपॉन R × डेल्टा टी। इस फार्मूले में चूंकि प्रेरित धारा में यहाँ पर जो विद्युत वाहक बल का फार्मूला है इसमें माइनस चिन्ह केवल इसके विरोध को दर्शाता है। इस माइनस चिन्ह का उपयोग ये है कि ये शो कर रहा है कि सदैव प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन के विरोध के कारण उत्पन्न हुआ। अगर हम प्रेरित धारा का मान निकालेंगे तो E की न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू में यहाँ पर माइनस साइन का इस्तेमाल नहीं होगा। तो प्रेरित धारा की न्यूमेरिकल वैल्यू का मान I = n/R डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी के तुल्य होगा। अगर हम इसके कारण इस परपथ में उत्पन्न प्रेरित आवेश का मान Q माने तो प्रेरित आवेश का मान Q = I × डेल्टा टी। यहाँ पर इस फार्मूले से मान रखते हैं तो इसकी वैल्यू का मान n/R × डेल्टा फाई के बराबर हो गया। इन तीन फार्मूलों के द्वारा हम विद्युत वाहक बल, प्रेरित धारा व प्रेरित आवेश के मान को ज्ञात कर सकते हैं। इन फार्मूलों में ध्यान दें कि प्रेरित विद्युत वाहक बल व प्रेरित धारा ये दोनों समय पर निर्भर करते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हम कुंडली और चुंबक के बीच होने वाली आपेक्षिक गति को अचानक तेज कर दें तो कंफर्म है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान बढ़ जाएगा, प्रेरित धारा का मान बढ़ जाएगा। लेकिन चूंकि प्रेरित आवेश में समय नहीं है तो अचानक कुंडली व चुंबक की आपेक्षिक गति को तेज करने पर प्रेरित आवेश के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इन फार्मूलों का उपयोग करके हम प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित धारा व प्रेरित आवेश के मान को ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों, अभी आपने पढ़ा फैराडे के चुंबकीय प्रेरण के दो नियम। अगला है इस चैप्टर में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील चालक तार के सिरों के बीच उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। हमने मान लिया कि हमारे पास एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। ये हमने मान लिया कि कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र इस तल के लंबवत नीचे की ओर है। याद रखें, कहीं पर भी चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करने के लिए यदि चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत नीचे की ओर हो तो हम क्रॉस चिन्हों का प्रयोग करते हैं और यदि कहीं पर चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत ऊपर की ओर हो तो वहां पर डॉट चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो हमने मान लिया कि इस तल में एक समान चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत नीचे की ओर है और इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हमारे पास L लंबाई का कोई PQ चालक तार है। ये हमने मान लिया कि PQ चालक तार है और इसकी लंबाई L है। इस L लंबाई के PQ चालक तार को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में B वेग से दाईं ओर गति कराया जाता है। इसके पहले आप लोग पढ़ चुके कि चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं
और वो ऋण आवेश के रूप में होते हैं। तो अगर ये पीटी युक्त चालक तार है तो कंफर्म है कि इसमें ऋण आवेश वाले इलेक्ट्रॉन होंगे और ये इलेक्ट्रॉन जिन परमाणुओं से निकलेंगे उन परमाणुओं पर इलेक्ट्रॉनों के बराबर धन आवेश होगा। इसका मतलब कंफर्म है कि इस चालक तार में ऋण आवेश वाले तो इलेक्ट्रॉन होंगे और धन आवेश वाले परमाणु होंगे। यदि इस चालक तार को v वेग से हम दाईं ओर गति कराते हैं तो कंफर्म है कि ये आवेश एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करेंगे। और आप पढ़ चुके हैं चुंबक में कि यदि कोई आवेश एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर लगने वाले चुंबकीय बल का मान या लॉरेंट बल का मान सदैव Fm = qBV sin थीटा के तुल्य होता है। ऐसा आप चुंबक में पढ़ चुके कि यदि कोई q आवेश v वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र b की दिशा से थीटा कोण पर गति करे तो उस पर लगने वाले चुंबकीय बल या लॉरेंट बल का मान Fm = qBV sin थीटा के तुल्य होता है। यहाँ पर ये आवेश इस एक समान मैग्नेटिक फील्ड में गति कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आवेश की गति की दिशा व मैग्नेटिक फील्ड के बीच का कोण 90 है। तो कंफर्म है कि चुंबकीय बल का मान Fm = qBV के तुल्य होगा। लेकिन ध्यान दें, धन आवेश पर चुंबकीय बल p से की ओर व ऋण आवेश पर चुंबकीय बल q से की ओर कार्य करेगा। और इसके लिए भी आप पढ़ चुके हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। और फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि हम बाएं हाथ का अंगूठा व उसके पास की दोनों अंगुलियां एक दूसरे के लंबवत रखें, पहली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, बीच की अंगुली धारा की दिशा को व्यक्त करे तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करता है। जब यहाँ पर धन व ऋण आवेश गति करेंगे तो याद रखें धन आवेश की गति की दिशा में धारा मानी जाती है व ऋण आवेश की गति के विपरीत दिशा में धारा मानी जाती है। यहाँ पर ये धन आवेश व ऋण आवेश दोनों ही v वेग से तल में दाईं ओर गतिमान है। अगर हम यहाँ पर फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगाएंगे तो बाएं हाथ के नियम के अनुसार धन आवेश की गति की दिशा यहाँ को हो गई, धारा यहाँ को हो गई। b यहाँ पर तल के लंबवत नीचे की ओर है तो ये पहली अंगुली तल के लंबवत नीचे की ओर, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा में होगा। ये बात क्लियर हो गई कि धन आवेश पर लगने वाला चुंबकीय बल p से की ओर कार्य करेगा और ऋण आवेश पर चुंबकीय बल q से की ओर कार्य करेगा। आपको सबको पता है कि किसी चालक में ऋण आवेश वाले इलेक्ट्रॉन गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, धन आवेश वाले परमाणु गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते। अर्थात इस चुंबकीय बल के कारण इस चालक के ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन p से q से की ओर गति करने लगेंगे। तो कुछ समय के पश्चात p से की ओर धन आवेश एकत्रित हो जाएगा और q से की ओर ऋण आवेश एकत्रित हो जाएगा। तो निश्चित है कि धन व ऋण आवेशों के बीच में विद्युत बल कार्य करेगा और धन व ऋण आवेशों के बीच में लगने वाला विद्युत बल आकर्षणात्मक होगा। तो धन व ऋण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल आकर्षणात्मक होगा। यदि इसके कारण इस p व q सिरों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E या विभवांतर का मान V हो तो निश्चित है कि इस धन व ऋण आवेशों पर लगने वाले विद्युत बल का मान Fe = Q × E के तुल्य होगा। और आपको सबको पता है तीव्रता बराबर विभवांतर बटे दूरी अर्थात E = V/L। अगर चालक के सिरों के बीच विभवांतर V व चालक की लंबाई L हो तो E = V/L, तो लगने वाले विद्युत बल का मान Fe = qV/L के तुल्य हो गया। जैसे जैसे ये चालक दाईं ओर गति करेगा तो इन धन व ऋण आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल का मान बढ़ता जाएगा और जब लगने वाले विद्युत बल का मान चुंबकीय बल के बराबर हो जाएगा तो इस चालक में आवेश या इलेक्ट्रॉन गति करना बंद कर देंगे। इस अवस्था में यदि चालक की सिरों के बीच विभवांतर का मान V हो तो Fe = Fm दोनों बल बराबर हो गए और Fe की वैल्यू का मान है qB/L = qdV।
यहां से Q से Q कैंसिल हो गया, तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित विभवांतर का मान V इक्वल टू VVL के तुल्य हो जाएगा। ये हो गया चालक के सिरों के बीच उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल या विभवांतर का फॉर्मूला। लेकिन ध्यान रखें कि यदि चालक की गति की दिशा व चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण थीटा हो, तो इसी फॉर्मूले के अनुसार उत्पन्न प्रेरित वाहक बल या विभवांतर का फॉर्मूला V इक्वल टू VVL sin थीटा के बराबर होगा। इस फॉर्मूले का उपयोग करके हम किसी चालक की गति के कारण उसके सिरों के बीच उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल या विभवांतर के मान को ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखें, इस फॉर्मूले से क्लियर है कि किसी चालक की गति के कारण विभवांतर तभी उत्पन्न होगा जब कोई चालक अपनी गति के कारण चुंबकीय क्षेत्र को काटे। यदि यहाँ पर थीटा का मान 0 है तो प्रेरित विभवांतर का मान 0 होगा, और यदि किसी कोण पर काटेगा तो निश्चित रूप से चालक के सिरों के बीच एक विभवांतर प्रेरित हो जाएगा। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि अगर कोई ट्रेन किसी पटरी पर गति करती है तो गति करते समय उसकी धुरी हमारी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्व घटक को काटती है, तो कंफर्म है कि धुरी के सिरों के बीच एक विभवांतर प्रेरित हो जाएगा। यदि कोई जहाज क्षैतिज दिशा में गति करता है तो जहाज के पंखे मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्व घटक को काटेंगे, तो निश्चित है कि पंखे के दोनों सिरों के बीच एक विभवांतर प्रेरित हो जाएगा। यदि कोई जहाज ऊपर से नीचे की ओर ऊर्ध्वाधर गति करता है और यदि उसके पंखे पूरा पश्चिम दिशा में है, तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक को काटेंगे, तो निश्चित रूप से पंखों के बीच में एक विभवांतर प्रेरित होगा। लेकिन यदि कोई जहाज ऊपर से नीचे की ओर इस प्रकार गति करता है कि उसके पंखे उत्तर दक्षिण दिशा में हैं, तो वो ना तो ऊर्ध्व घटक को काटेंगे ना ही क्षैतिज घटक को काटेंगे, और इस अवस्था में कोई भी विभवांतर प्रेरित नहीं होगा। अभी आपने पढ़ा किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील चालक कार के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल, और उसका फॉर्मूला निकाल लिया V इक्वल टू VVL sin थीटा। यदि मान लिया कोई चालक किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है और यदि वो चालक बंद पथ में है, तो कंफर्म है कि उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। इस प्रेरित धारा की दिशा को ज्ञात करने के लिए एक नियम दिया गया जिसे कहते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ का अंगूठा व उसके पास की दोनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हों, तो पहली अंगुली यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, अंगूठा चालक की गति की दिशा में हो, तो बीच वाली अंगुली सदैव प्रेरित धारा की दिशा को व्यक्त करती है। इस फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का इस्तेमाल करके हम किसी भी चालक में प्रेरित धारा की दिशा को ज्ञात कर सकते हैं। ये केवल नियम प्रेरित धारा के लिए ही लागू होता है, ये मुख्य धारा के लिए लागू नहीं होता।